नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नए साझेदार के प्रवेश न्यू पार्टनर एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन लेखा किस प्रकार से तैयार किया जाता है और उससे संबंधित एक मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2023-24 में आपको पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने बना करके बता रहा हूँ। चलो बच्चों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। चलो बच्चों, हम आगे तैयारी करते हैं, वीडियो बताते हैं आपको। तो सर्वप्रथम आज का मेरा विषय है कि क्लास 12 के सीजी सीबीएसई के बच्चों के लिए न्यू पार्टनर्स एडमिशन नए साझेदार के प्रवेश में एक महत्वपूर्ण अकाउंट बनता है जो पुनर्मूल्यांकन लेखा होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चों, अगर किसी भी संस्था का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो उस समय हमारे साझेदारी संलेख में डीड में परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन में अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या कोई साझेदार रिटायर्ड हो जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आज उस डेट की स्थिति में उस समय सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का आज के डेट पे रिवैल्यूएशन किया जाता है, आज के डेट पे पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ भी सकता है और कुछ संपत्तियों का मूल्य कम भी हो सकता है, और इन संपत्तियों के वृद्धि होने से प्रॉफिट होता है और कम होने से लॉस होता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को नए साझेदार के प्रवेश में पुराने साझेदार अपने अनुपात में आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जबकि अगर पार्टनर रिटायर्ड होता है तो जो पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसको पुनर्मूल्यांकन के हिस्से में राशि भुगतान की जाती है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे लिए बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, ये टोटल इसका जो फॉर्मेट होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता है, लाभ हानि नियोजन लेखा बनता है, उसी टाइप का हमारा फॉर्मेट होता है। इसके डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष होते हैं। डेबिट में हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर अमाउंट्स होता है। बच्चों, डेबिट साइड में हम उस आइटम को लिखेंगे जिन संपत्तियों का मूल्य कम होता है। तो किन किन संपत्तियों का मूल्य कम होता है और किन कारणों से होता है? तो संपत्तियों के मूल्य में कमी के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है डेप्रिसिएशन। अगर आप किसी भी संपत्ति को लगातार कंटिन्यूस अगर उपयोग करते हो तो उसके उपयोग करने से उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमी होने लगती है। और जो कमी होती है उसको हम क्या मानते हैं, हानि मानते हैं। उसी की वजह से हमारे संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो अगर बोल देता है फर्नीचर का मूल्य, फर्नीचर पे 10% राशि लगाइए, मशीन पे 10% लगाइए, मोटर कार पे 5% लगाइए। तो जिन जिन संपत्तियों पे आपको डेप्रिसिएशन निकालने बोलता है, उन सबको भी हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कम होने का बाजार मूल्य में कमी, मार्केट वैल्यू में कमी हो जाना। जैसे हमारे 2 संपत्तियों का हमेशा बाजार मूल्य कम ज्यादा होते रहता है। एक होता है स्टॉक का मूल्य और एक होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का माल खरीद के लाए और पता चला कि उसका मूल्य गिर के कितना हो गया, 8,000 हो गया, तो बैठे बुठाए हमारे को 2,000 का लॉस हो गया। तो आपके संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो डेबिट में लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10,000 का स्टॉक खरीद के लाया, आपको पता चला 2 दिन के बाद उसका मूल्य कितना हो चुका है, 15,000 हो चुका है। तो आपको बैठे बुठाए 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के मूल्य में कमी और वृद्धि बाजार मूल्य पे होते रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है संपत्ति के मूल्य में कमी का।
वो होता है बैड डेब्ट्स, डूबर क्रेडिट। तो हम जो उधार माल बेचते हैं देनदारों को, तो उनसे हमारे पैसे डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो डूब रहा है पैसा, तो हमारा कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ठीक उसी प्रकार संपत्तियों में वृद्धि भी होती है, जिसपे हमारे सामान्यतः दो संपत्ति है, लैंड और बिल्डिंग। इनका मूल्य हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो जिसका भी मूल्य बढ़ेगा उसको आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हमको किसी को पेमेंट करना था, अर्थात लेनदारों को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, और उसने पेमेंट लेने से मना कर दिया, या हो सकता है कम ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको कम भुगतान करना पड़ेगा, लायबिलिटीज में हमारी कमी हो जा रही है, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या लिखे जाते हैं आपको मैंने बताया। अब एक हम क्वेश्चंस लेके जब बनाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांसेस माने जाते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रश्न है, एक्स वाई जेड साझेदार है। क्या है? एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है। 31 दिसंबर 2014 का उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है, मतलब उनकी हमको हमारे सामने क्या दी हुई है? बैलेंस शीट हमको दी हुई है, जिसमें दो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में हमको यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, लेनदार, और हमको तीनों की कैपिटल दी हुई है, पूंजी दी हुई है। एक्स की कैपिटल है 2000, वाई की कैपिटल है आपकी 17,750, और जेड की कैपिटल है 1500। इस तरह से तीनों की कैपिटल हमारी कितनी है? 5250 है। संपत्तियों में, एसेट्स में हमारे पास मशीन है 1200 रुपए की, फर्नीचर है 400 रुपए का, स्टॉक है 2650 का, डेटर्स है, देनदार है 3780 का, और कैश इन हैंड हमारे पास कितने की है? 220 रुपए की हमारे पास क्या है? कैश इन हैंड है। तो इस तरह से बच्चों हमको बैलेंस शीट दी हुई है, और हमको यहाँ बता रहा है कंडीशन, 1 अप्रैल 2014 को ए को बराबर का साझेदार बनाने का की बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत हुए। हमें यहाँ पे तीन पार्टनर ऑलरेडी है, चौथा पार्टनर ए को हम अपने यहाँ एडमिशन दे रहे हैं, और इन्होंने कुछ कंडीशन बताई है, उस कंडीशन के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा, तो उसको बराबर हिस्सा मिलेगा। उसके पश्चात हमारा आता है वह 1500 रुपए ख्याति के गुडविल का, और तथा 1800 रुपए 1800 रुपीज कैपिटल के लिए पूंजी के रूप में नगद बिजनेस में लेकर के आएगा। मशीनरी एवं फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 रुपए और 380 रुपए आका गया है। आज वर्तमान में जो मशीन है, यहाँ पे आपको मशीन दी है 1200 रुपए की, लेकिन आज इसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 950 रुपए। मतलब संपत्ति का मूल्य क्या हो गया बच्चों? गिर गया है, कम हो गया है। कितना कम हो गया है? तो दोनों का डिफरेंस, जो जितना कम हो गया है, डिफरेंस को हमको यहाँ पे लेना है। उसी प्रकार हमारा फर्नीचर के बारे में बोला हुआ है, और फर्नीचर हमको दिया है 400 रुपीज दिया है, और आज इसका मूल्य मार्केट में कितना है? 380 रुपए। मतलब 20 रुपए इसका मूल्य क्या हो गया बच्चों? कम हो गया है। ठीक उसी प्रकार बोलता है स्कंद का मूल्य 450 रुपए से बढ़ाया जाए। यहाँ स्टॉक 2650 रुपए का है, वो कम है, उसको हमको कितने रुपए से इंक्रीज करना है बोल रहा है? 450 रुपए से। तो डायरेक्ट हमारा 450 रुपए से क्या कर देंगे बच्चों? बढ़ा देंगे। और इस तरह से आपको इस प्रश्न में केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, जो आपको परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न में इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है या पूछेगा। तो अब हम इसके माध्यम से हमको एक ही अकाउंट बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमको अच्छे से मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उन संपत्तियों को लिखा जाता है जिनके संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, और क्रेडिट साइड में उनको लिखा जाता है जिसके संपत्ति के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम देखें प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो इसका एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 3 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है मशीन एवं फर्नीचर का मूल्य 950 रुपए और 350 रुपए आका गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मशीन का मूल्य कम हो रहा है, तो यहां लिख देंगे टू मशीन, और यहाँ पे मशीन आपको
ऊपर में कितना दी है, 1200 दी हुई है, और आज के डेट में इसका मूल्य कितना है, 950 है। तो आपका कितना रुपए आपका कम हो गया। तो आप 1200 में से 950 को घटा दे तो आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, या 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब 250 रुपए का आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 250 रुपए से संपत्ति के मूल्य में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार हमको बताया हुआ है यहाँ पे फर्नीचर। तो हमको फर्नीचर बताया हुआ है, फर्नीचर कितने का दिखा रहा है, ऊपर में बता रहा है 400 रुपए का है, और नीचे हमको बता रहा है आज के डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, 380 रुपए है। तो कितने रुपए की कमी आ गई बच्चों, 20 रुपए की कमी आ गई। कितने रुपए की कमी आई है, 20 रुपए आपके फर्नीचर में मूल्य में क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद बोलता है स्टॉक स्कंद का मूल्य 450 रुपए से बढ़ाया जाए। स्पष्ट बोल दिया है कि 450 रुपए ये स्टॉक कम है, और आज के डेट में 450 रुपए से इस स्टॉक का मूल्य क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हो रहा है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, मूल्य बढ़ रहा है तो यहां पे हम स्टॉक लिख देंगे, और स्टॉक लिख करके हम केवल कितना लिखेंगे बच्चों, 450 रुपए ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 450 रुपए से क्या हो चुका है, संपत्ति के मूल्य में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब आपको इसके अलावा कोई हमको आइटम्स नहीं बोला है, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ 3 आइटम ही पोस्टिंग किए जाएंगे। तो इस तरह से क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 450 रुपए, और डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 270 रुपए। तो 450 में से 270 रुपए आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा, या 3 में से 2 गया, 1। तो मतलब आपके पास 180 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 180 रुपए का डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। और इस प्रॉफिट को तीनों साझेदार ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो आपस में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं बोला है कि साझेदार का बांटने का अनुपात कैसा है। जब आपको प्रश्न में नहीं बताया रहता है तो उस स्थिति में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को अडॉप्ट किया जाता है, और उस नियमानुसार लाभ को आपस में साझेदार कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। तो कितने पार्टनर है, ये 3 है। तो 3 पार्टनर आपस में 180 रुपए को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो 180 रुपए को आप क्या कर दीजिए, 3 लोग से डिवाइड कर दीजिए। 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से आप पढ़ लीजिए। तो आपका क्या जा रहा है, 60 रुपीज है ना। 6 कितना होता है, 18 होता है। तो 60 रुपए, तो मतलब एक एक के पक्ष में कितना रुपए आ रहा है, 60 रुपए आ रहा है। तो इस तरह से x को कितना रुपए मिलेगा, 60 रुपए, y को कितना मिलेगा, 60 रुपए, और z को कितना मिलेगा, 60 रुपए। और इस तरह से आपको तीनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, इस लाभ को बांट लेंगे। अगर बच्चों इसी क्वेश्चंस में अगर आपको पूछ दे पुनर्मूल्यांकन खाता ना बोल करके जनरल एंट्री भी पूछ देता है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपको क्या बोल दे कि 6 नंबर में दे दे, तो उस समय आपको बोल सकता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए, और साथ में क्या बोल सकता है, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको बोल सकता है। तो मैं आपको आगामी वीडियो में एक प्रश्न में जिसमें आपको केवल जनरल प्रविष्टि पूछा हुआ है उस टाइप का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें न्यू साझेदार के एडमिशन में जिसमें आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने बोलता है, और साथ में क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता है। तो चलो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तुरंत आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगामी आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।